और वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी जंग खत्म करने की कवायद में ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो तक ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ईरान ने अब अपना जवाब अमेरिका को भेज दिया है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस जवाब में ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के भेजे जवाब में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका इस युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे। ईरान ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसकी संप्रभुता को भी अमेरिका स्वीकार करे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भेजे गए जवाब से अगर ट्रंप संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा भी नहीं है। ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत करने वाली चीन को ईरान के अधिकारों के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए। ईरान की ओर से भेजे गए जवाब में ईरानी तेल की बिक्री पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। तो ये ताजा अपडेट है, जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल बातचीत नए सिरे से होती हुई दिखाई नहीं दे रही। भाई ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दे दिया। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है। ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा, ये कहा गया है अल जजीरा के हवाले से। यूएस का सकारात्मक रवैया तो आगे भी वार्ता, अगर अमेरिका का रवैया पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा तो आगे वार्ता होगी। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला, ये अल जजीरा के हवाले से एक जानकारी साझा कर रहे हैं। फिलहाल तो बातचीत की अगर हम देखें, ये जो प्रस्ताव भेजा गया था प्रस्ताव खारिज हो चुका है। इन सब के बीच बता दें कि ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दे दिया है और अपने हितों का ख्याल रखा है ईरान ने, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। साथ साथ देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि जो नुकसान हुआ है इस युद्ध में अभी तक ईरान का, उसका कॉम्पेंसेशन अमेरिका को देना होगा। इसके साथ होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के प्रभुत्व को कहीं ना कहीं अमेरिका को एक्नॉलेज करना होगा। इस बात का भी जिक्र जो है वो ईरान की तरफ से किया गया। इसके साथ साथ एक बार फिर कह दिया गया है कि बॉल अब अमेरिका के कोर्ट में है। अगर अमेरिका चाहे तो ये बातचीत जो है ये हो सकती है पॉजिटिव तरीके से, लेकिन ऐसे में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या एक बार फिर से नए तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाएगा या फिर अगर हम देखें स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देते हैं। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, रितेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास साहब, ये जो अपडेट मिल रहा है जिसमें ये प्रस्ताव खारिज हो चुका है, अब इसके क्या मायने निकाले? क्या एक बार फिर नए सिरे से बातचीत के लिए एक नया प्रपोजल तैयार होगा? जी देखिए, पहले दिन से ही अगर हम बात करें, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से ही बैकडोर पे कहीं ना कहीं वार्ता लगातार चलती आ रही है। सक्सेसफुल होना या ना होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि देखिए ईरान अपनी शर्तों पर रहा है, यूएस अपनी शर्तों पर रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं ये पेज जो है ये लगातार अड़ा रहेगा। और एक जो बात मैं लगातार कहता रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी एक को बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी या फिर हल्का सा झुकना पड़ेगा, जो दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि जो झुकेगा उसको लग रहा है कि उसका वर्चस्व कम होगा। ये एक ईगो की लड़ाई भी बन चुकी है आईआरजीसी बनाम ट्रंप की। तो ऐसे में अब ये चीजें सुधरती भी नहीं दिख रही। दूसरा, पाकिस्तान को मीडिएटर बनाना जो है एक सबसे बड़ी गलती रही है यूएस की, क्योंकि कोई ऐसी कंट्री जो एक जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत, रशिया, चीन, ऐसी किसी कंट्री को चुनता तो शायद कोई एक नया इसका सकारात्मक तरीका भी निकलता, कोई बातचीत बन भी पाती। क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक हम कह सकते हैं कि अमेरिका की कठपुतली है, वो वही कह रहा है जो अमेरिका कह रहा है। ऐसे में चीजें सामान्य होंगी नहीं और यूरेनियम पे और हॉर्मुज पे आके ही पेच अड़ रहा है और वही हमेशा पेच अड़ा रहेगा। यूरेनियम को लेकर भी एक अपडेट आ रही है विकास, जरा वो दर्शकों के साथ साझा कर ले, आप लोग के पास लौट रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का नया प्रस्ताव, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का नया प्रस्ताव, संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट करने को तैयार। यूरेनियम तीसरे देश में भेजने पर भी ईरान तैयार हो गया है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ईरान का यह जवाब मंजूर नहीं है। तो ये जानकारी आपको बता रहे, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का नया प्रस्ताव सामने है, जिसमें उन्होंने संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट करने पर हामी भर दी है और यूरेनियम को तीसरे मुल्क में भेजने को भी वो तैयार है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि ईरानी जवाब उन्हें मंजूर नहीं है।
यूके देवनाथ जी, अब इसमें ट्रंप को क्या दिक्कत हो सकती है, जरा ये समझाइए। मोनिका जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पोजीशन ली है उसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। वह वही दावा कर रहे हैं जो कि वह आज से 1 साल पहले कर रहे थे, 6 महीने पहले कर रहे थे, या आज से 3 महीने पहले कर रहे थे, कि ईरान जो है वो लिख कर दे दे कि कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। और दूसरा और भी भयंकर डिमांड ये है कि ईरान 400 किलो संवर्धित यूरेनियम जो है वो अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। हम्म। जाहिर बात है कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता। हम्म। ईरान ने अपनी पोजीशन को जहां तक हो सके फ्लेक्सिबल रखा है। थोड़ा सा बैकफुट पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा नरम रुख भी अख्तियार किया है। अगर हम याद रखें, जब जेनेवा टॉक्स हो रही थी फरवरी के महीने में, तो फरवरी के 26 और 27 फरवरी को इंटरनेशनल प्रेस के सामने जेनेवा में ये ओपनली कहा गया था जी। कि ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धित न्यूक्लियर का जो भंडार है उसको डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। हाँ। ईरान ने तभी कह दिया था। मैं फरवरी के 26 और 27 फरवरी की बात कर रहा हूं, जी। जहां जेनेवा में ईरान ने कह दिया था कि वो आईएईए के सुपरविजन में ईरान में ही इस 60% संवर्धित यूरेनियम को कम करके 20%, 10% कम कर देगा। हम्म। या ईरान ने यह भी कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो यही यूरेनियम भंडार वह रूस को देने के लिए भी तैयार है। और रशिया ने भी कह दिया है हम्म। कि वह ईरान से ये 400 किलो यूरेनियम लेकर हम्म। उसको आस्ते आस्ते डाइल्यूट करना शुरू करेगा। हम्म। और जब वो मात्र 5% रह जाएगा, हम्म। तो आस्ते आस्ते वो भविष्य में ईरान को देता रहेगा, ताकि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहां वो बिजली पैदा करता है जी। या रिसर्च वर्क करता है, मेडिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये सारे सोल्यूशन पसंद नहीं आ रहे हैं। उनकी एकमात्र डिमांड ये है कि ईरान लिख कर दे कि बॉम्ब नहीं बनाएगा और ईरान ये 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। जी। लेकिन उसके लिए देवनाथ जी वो विश्वास बहाली कहाँ है दोनों मुल्कों के बीच? और ईरान ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, ये तो बहुत वाजिब नजर आता है। इसमें तो नजर आता है कि ईरान वाकई में बातचीत का पक्षधर है, लेकिन अमेरिका का रुख जो है अड़ियल है। अब किस तरीके से इसको देखें रितेंद्र जी? क्या ईरान अगर रशिया को देने के लिए तैयार है और अमेरिका को सौंपने को तैयार नहीं है, तो क्या अमेरिका को डर है कि अगर वो रशिया में भेज देता है अपना यूरेनियम, तो रशिया ज्यादा मजबूत हो जाएगा? ऐसे में अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने वजूद का डर है। थोड़ा थोड़ा आवाज की जरा समस्या है आपके उधर से। जी माथुर मैं साहब। प्रश्न पूरी तरह आपको सुन नहीं पाया हूँ, और फिर भी जो मैंने आपको समझा थोड़ा सा बात जो सुन के, जी उसमें ऐसा ईरान के न्यूक्लियर के ऊपर आपने पूछा ना सवाल, जी 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 न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर, ये इससे संबंधित सवाल है ना आपका, जी न्यूक्लियर जी संवर्धन माथुर साहब जी, संवर्धन। बिल्कुल बिल्कुल। माथुर साहब से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। मैं मनोज जी के पास जा रही हूँ। मनोज जी, ये आपने मेरा प्रश्न सुना और इसमें आपको क्या नजर आता है? अमेरिका क्यों अड़ा हुआ है? कहाँ दिक्कत उसे पेश आ रही है और वो जस्टिफाई कैसे करेगा? क्योंकि अब तो कहीं अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की भी किरकिरी हुई है, और ईरान जिस तरीके से अपना पक्ष रख रहा है वो बहुत लॉजिकल नजर आ रहा है। सही बता रहे हैं। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, इनका सेकंड टेन्योर जो है, हम्म। उनके साथ फिजरो बट्टा लगा है। जिस तरह से हम लोग देखे के बाद एक जो है डिसीजन लेते जा रहे हैं, और नॉर्मली जो है उनका जो जिस तरह से वो क्लेम करते हैं तो वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक बट्टा तो लगा ही है। और 2018 में भी जो है एनरिच्ड यूरेनियम को जो है ईरान ने जो है रशिया को दिया था, और उस समय जो है डेमोक्रेट की गवर्नमेंट थी। तो ईरान को कोई इशू नहीं होगा अगर इस तरह का अगर डील पे अगर वार अगर रुक जाता है। हम्म। लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि जो भी डील डेमोक्रेट के समय में हुआ था उससे ज़्यादा जो है उन्हें मिले, हम्म। क्योंकि वो उनका ऑडियंस जो मांगा है वो भी उनको शांत रखना है। क्योंकि उनको ये भी कहना है कि जिस तरह से डेमोक्रेट ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया था अमेरिका के साथ, और वो वैसा जो है रिपब्लिकन वहाँ पे नहीं करेगी। तो ये भी उनको ये भी देखना पड़ता है, अपना ऑडियंस को भी एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन चूँकि जो जेन्युइन तो मांग है ही,
ऑलमोस्ट जो है हम लोग फरवरी 28 के पहले 26-27 को जो वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच हो रही थी, जी। उसमें ऑलमोस्ट जो है सभी बात को लेकर के ईरान तैयार हो गया था। हम्म। लेकिन एकाएक जो है इजराइल के झांसे में आकर के ट्रंप ने जो है वो हमला कर दिया और उनके फर्स्ट लेयर का जो लीडरशिप था उनको डेथ कर दिया गया। ऐसे तो तो मनोज जी लग रहा है कि बातचीत फिर वहीं शून्य पे चली गई है, फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। फिर क्या फायदा हुआ इतने दिन युद्ध लड़ने का? इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, अब तेल के दाम किस तरीके से बढ़े? एक अपडेट जरा साझा कर ले दर्शकों के साथ, आप लोग के पास लौट रहे हैं। अमेरिका ईरान वार्ता फेल, तेल के दाम पर बड़ा असर पड़ा। ये बड़ा अपडेट आ रहा है, अमेरिका ईरान वार्ता फेल, तेल के दाम पर बड़ा इंपैक्ट। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल, 104.47 प्रति बैरल तक पहुंची तेल की कीमत। ये अगर हम देखें तेल की कीमतों पर लगातार इंपैक्ट पड़ रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के बीच और ईरान के बीच है, और हमें लग नहीं रहा विकास की राहत इससे मिल पाएगी। अब तो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बहुत एहतियातन हमें चीजों को संभालना होगा, यहाँ पर तेल के कुएं नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, ये बात सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि दुनिया जान चुकी है कि ये युद्ध अब जल्दी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी मांगों पर हैं। देखिए, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात, अगर ईरान डाइल्यूट करने को तैयार है, पहले अमेरिका का यही कहना था कि उसका जो संवर्धन है, जितना यूरेनियम संवर्धन है वो हमें दे दे, उसको खत्म कर दे यूरेनियम डस्ट को। अगर वो देने को तैयार है तो कहीं ना कहीं देखिए अब अमेरिका को भी थोड़ा सा इस पर झुकना पड़ेगा। और अगर शायद रीजन ये रहा होगा अमेरिका के नहीं मानने के, क्योंकि वो किसी तीसरे देश को यानी कि यूएस के अलावा किसी और को यूरेनियम देने की बात कर रहा होगा। ऐसे में अमेरिका को ये भी डर होगा कि जिस देश को उसके अलावा यूरेनियम जाएगा उसकी परमाणु क्षमता, उस परमाणु बम की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे में वो अब जिद पे बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अब तेल की डिमांड को बढ़ाएंगी और उसके साथ साथ आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये चोट करेगी, जिसको चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया है कि हमें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वाकई अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर देश को आत्मनिर्भर किसी ना किसी तरीके से बनना पड़ेगा, खासकर तेल गैस की चीजों को लेकर। तो इसके विकल्प सोचने अब बहुत जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में हालात बने हुए हैं, तेल कभी भी जो है वहां पर रुक सकता है, महंगा हो सकता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो एक बार फिर से पटरी से उतर सकती है। जी बिल्कुल देवनाथ जी, ये इशारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है एडवाइजरी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, क्या इसके मायने असल में यही निकाले हैं कि अभी नहीं लग रहा किसी भी कीमत पर कि ये जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ पाएगी? और जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर वहीं आकर अटक गए हैं। ऐसे में आपको क्या स्थितियां बनती हुई नजर आती है? रशिया को वो देना नहीं चाहते, अमेरिका को ईरान देगा नहीं, तो क्या ये बातचीत होगी नहीं? इस्लामाबाद में होगी या हो सकता है जेनेवा में होगी, सिर्फ देखना यह है कि बातचीत कब होगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अभी 14 और 15 मई को शी जिनपिंग से मिलने चीन जाने वाले हैं। तो पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का 100% ध्यान जो है वो चीन की तरफ केंद्रित है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां 24 घंटे में रहेंगे और 24 घंटे में ही बड़े बड़े मुद्दों को लेकर चीन के साथ डिस्कशन करना है उन्हें, जिसमें कि जाहिर बात है ईरान का युद्ध होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स पर भविष्य में किस तरह से दुनिया के देश एक दूसरे से कोऑपरेट करें, ये डिस्कशन होगी। अमेरिका ने जो ताबड़तोड़ टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं चीन के ऊपर, और चीन ने भी कुछ काउंटर टैरिफ लगाए हैं, उन पर डिस्कशन होगी। सबसे बड़ी बात है कि ताइवान का जो मुद्दा है जो कि सुलझा हुआ नहीं है, और कभी कभी चीन ऐसे हिंट देता है कि शायद वो जोर आजमाइश करके ताइवान को छीन लेगा। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो फिलहाल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपना ध्यान ईरान की तरफ नहीं दे रहा है उतना ज्यादा। हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन से वापस आ जाएंगे उसके बाद तय होगा कि इस्लामाबाद में किस तारीख को मिलेंगे। अंदाजा है कि ये तारीख इस्लामाबाद में
मई के 17, 18, 19 तारीख को हो सकती है। जी मोनिका जी। जी माथुर साहब, यानी कि जैसा कि देवनाथ जी जिक्र कर रहे हैं कि अभी क्योंकि चाइना दौरा है, माथुर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, मनोज जी के पास जा रहे हैं। मनोज जी, यानी कि माफ कीजिएगा, चाइना का जो दौरा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी वजह से अगर हम देखें तो इस बातचीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड अभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनके पॉइंटर्स जो है वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, उनकी जो शर्तें हैं, और मुमकिन है कि जब दौरे से वापस आए तो शायद वो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो रुख है वो थोड़ा नरम करे, क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा है कि ये जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं, अगर ये ईरान को माननी होती तो युद्ध ही क्यों होता। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अमेरिकन पीपल से प्रेशर के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कुछ समझौते की ओर आएगा। जिस तरह से युद्ध बढ़ते जा रहा है, हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस में उन्हें ये बोलना पड़ा कि सीज फायर हो गया है और युद्ध तो चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट भी अपने ऑडियंस को वो देना चाह रहे हैं। जहाँ तक चाइना की अगर बात करें तो चाइना के साथ एक इकोनॉमिक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फोकस रहेगा, इकोनॉमिक रिलेशन और बड़े, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि नॉर्मली चाइना का जो इंटरेस्ट होता है अमेरिका के साथ वो इकोनॉमिक बढ़ाने को लेकर के होता है, और ईरान का भी मुद्दा आएगा और वो दबाव देना चाहेगा कि ईरान को किसी न किसी रूप से जो भी समर्थन दिया जा रहा है उसको कम किया जाए। हालांकि आज ये भी स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका जो है ताइवान को जो वेपन्स सप्लाई करता है वो कंटिन्यू रखेगा। तो इस तरह का इस इशू पे भी वो अमेरिका बार्गेनिंग कर सकता है चाइना से कि आप अगर ईरान को किसी न किसी रूप से अगर सहायता करते हैं तो फिर मैं ताइवान को भी सपोर्ट करूंगा। और तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मली ट्रंप जो है वो डील के नाम से यानी अब जाने ये जो जाते हैं। डील है ये थोड़ा और वाइड हो जाएगी। एक तो अभी यहाँ की जो कंडीशंस है वो सॉर्ट नहीं हो रही हैं, और उसके बाद इसमें आप ताइवान भी इंक्लूड करेंगे। इससे पहले हमें लग रहा था कि यूक्रेन और रूस की भी बात सामने आ जाएगी। सो ये पूरा सिनेरियो वाइड हो जाएगा। पूरा इश्यूज को जो है वो ट्रम्प चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह से फंस जाए। हाँ। और नॉर्मली वो हम तो देखते हैं मनोज कि जी, तो अमेरिका कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा इससे? कहाँ आपको लग रहा है इससे ये चीजें आसान होंगी या फिर कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएंगे? अमेरिका चाहता भी नहीं है कि इशू आसान रहे। हाँ। नॉर्मली उनका एक डोमिनेशन, खास करके ट्रम्प का जो मानसिकता है कि वो हम पूरे वर्ल्ड पे मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, और उसको डोमिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए वो इस तरह से सभी कंट्रीज को किसी न किसी रूप में उलझा के रखना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद स्ट्रेट हॉर्मुज पे उन्होंने जो ब्लॉकेट लगाया वो नहीं लगता। उनको पता है कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज जो है किसी न किसी रूप में ऑयल संकट से जूझ रहे हैं। तो अगर कोई डेमोक्रेट गवर्नमेंट अगर अमेरिका में होती तो शायद इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता या कुछ समझौते की ओर बढ़ जाता। लेकिन ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि कोई उतना वो इंटरेस्ट नहीं है कि कोई भी कंट्री में कुछ हो। बस अमेरिका का इंटरेस्ट वो ज़्यादा ध्यान रहता है। अमेरिका के जो लोग हैं उनको खुश करना या उनको एक सुपरमेसी का बोध कराना, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का ये सबसे ज़्यादा बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ कोरिया में भी एक कानून पास किया गया है कि अगर वहाँ के नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को अगर कोई भी कुछ भी कंट्री हो द्वारा जाता मारा है। जाता है तो और ये बहुत दिलचस्प है वहाँ ना, के देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि कितना ज्यादा पूरी दुनिया में एक अगर हम देखिए डर उत्पन्न हो गया है, क्योंकि किसी को भी लग रहा है कि अमेरिका कहीं भी किसी भी देश में दाखिल हो जाएगा, घुस जाएगा और उसके बाद वहां के प्रमुख को मार देगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग, इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच एक अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है। जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाए, नेतन्याहू ने कहा। ईरान के साथ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, नेतन्याहू ने कहा। ईरान हारा तो हिजबुल्ला, हमास और हूती का अंत, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। ईरान के साथ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देवनाथ जी ये दोहराना ईरान के साथ जंग खत्म नहीं हुई है, वहां पर बातचीत ना होना, पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? अभी यथास्थिति माने कि अभी ईरान, माफ कीजिएगा, अमेरिका बहुत ज्यादा बातचीत के मूड में नहीं है, वो चाह रहा है कि इस पूरे सिनेरियो को अभी खींचा जाए, ये पूरा सिनेरियो वाइड हो, यानी कि बातचीत के लिए जो मोल भाव करना है, जो बार्गेन करना है, उसमें और पॉइंटर्स इंक्लूड होने चाहिए ताकि हम दबाव और ईरान पर बना सकें।
जी हाँ मोनिका जी, जहां तक इसराइल की बात है, नेतन्याहू की बात है, इसराइल में इस साल इलेक्शन होना तय है। तो नेतन्याहू जो है अपने को एज ए स्ट्रांग लीडर, महान नेता प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उनकी लिकुद पार्टी जो है फिलहाल जो सरकार चला रही है, अ, वर्षों से चला रही है, वो माइनॉरिटी सरकार है। नेसेट में 120 में से समझिए उनके 60 लिकुद पार्टी के नहीं है, कोई 38 हैं। तो वो छोटी छोटी एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूस पार्टी जो हैं उनकी मदद से सरकार चला रहे हैं। तो वो कुछ हद तक एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूस पार्टी को प्रसन्न करने के लिए और उनके वोटर बेस को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तो नेतन्याहू के लिए व्यक्तिगत समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं। नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अलग अलग कोर्ट्स में कम से कम 5 कोर्ट केस चल रहे हैं, जहां पर उन्हें बतौर प्राइम मिनिस्टर सत्ता का दुरुपयोग, बतौर प्राइम मिनिस्टर इफेक्टिव ना रहना, इंटेलिजेंस खबरों को तूल ना देना, और सबसे बड़ी बात है उनका और उनकी पत्नी के ऊपर करप्शन चार्जेस, ये सब फेस करना पड़ेगा। पिछले 2.5 साल से 3 साल से जब भी कोर्ट से कोई सम्मन आता है नेतन्याहू के ऊपर, वो कह देते हैं अभी मैं युद्ध में व्यस्त हूँ। तो नेतन्याहू का एक पर्सनल और एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी लिकुद पार्टी भी चाहती है कि ये युद्ध लंबा से लंबा खींचे, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको बतौर एक इमेज की बहुत ही स्ट्रांग है, इसका वोटर्स से फायदा मिले। जी, इसके हिसाब से तो इजराइल युद्ध का अंत कभी चाहेगा ही नहीं और लगातार वो जो अटैक कर रहा है वो अटैक चलते रहेंगे। और शायद यही वजह है कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि लेबनान के साथ सीजफायर की दरकार, क्या आपको तो लेबनान पर अटैक करना ही है हिजबुल्लाह को मारने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया इमेज बचाने की भी कोशिश हो रही है। हाँ मोनिका जी, इमेज बचाना नेतन्याहू के लिए, लिकुद पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने इजराइल में हो क्या रहा है। इजराइल में भी हम जैसे हम जानते हैं नेशनलिस्टिक फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इजराइल में भी एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि नेतन्याहू को ये युद्ध बंद कर देना चाहिए। नेतन्याहू जो ईरान पर हमले कर रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए। हिजबुल्लाह पर जो हमले हैं उनको सीमित करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि इजराइल की जो फौज है वो लेबनान के अंदर घुस के हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर रही है। तो एक छोटा सा गुट वोटर्स भी इजराइल में ऐसे हैं जो थोड़ा चाहते हैं कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह फ्रंट पे थोड़ा नरम रुख दिखाएं। सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू के ऊपर दबाव क्यों आ रहा है। देखिए, मामला तो फिलिस्तीन का है और इजराइल में भी बहुत बड़ा संप्रदाय कह लीजिए, पॉपुलेशन कह लीजिए, जो कि टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है कि इजराइल के अंदर 2 देश होंगे, एक फिलिस्तीन के लोगों का देश होगा और एक ज्यूज का देश होगा। अब अगर हम याद करें तो ये तो प्रस्ताव इजराइल के पार्लियामेंट में पास हो गया है। 1995 में उनके प्रधानमंत्री थे इज़ाक रमीन। इज़ाक रमीन ने ये प्रस्ताव 1995 में इजराइल के नेसेट में पास करा दिया कि इजराइल भविष्य में आस्ते आस्ते 2 स्टेट बनाएगा, एक फिलिस्तीन के लोगों का होगा और एक इजराइल के लोग ज्यूज का होगा। लेकिन बाद में उनका कत्ल कर दिया गया और एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज फिलोसफी नेतन्याहू लेड बाय नेतन्याहू सामने आ गई। तो अभी इजराइल में बहुत बड़े तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन के लोगों को उनका बुनियादी हक देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच एक अपडेट जरा साझा कर लें। सीआई की एक रिपोर्ट आई है और सीआई की रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। सीआई की रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हैं। सीआई ने अमेरिकी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है। अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर कोई इंपैक्ट नहीं और 3-4 महीने तक नाकाबंदी झेल सकता है ईरान। ईरान के पास बड़ा मिसाइल भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जिसके तहत ये कहा गया है कि अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर कोई इंपैक्ट नहीं है। 3-4 महीने नाकाबंदी और झेल सकता है ईरान। माथुर साहब एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। माथुर साहब, ये जो खुलासा हुआ है, सीआई की जो रिपोर्ट आई, इसके हिसाब से तो अमेरिका ने अब तक जो दबाव बनाया है उस दबाव का ईरान पर कोई खास असर नहीं
और 3-4 महीने और खिंच सकता है ये नाकाबंदी, तो क्या ये माने कि 3-4 महीने अमेरिका भी अफोर्ड कर सकता है इस नाकाबंदी को आगे बढ़ाना, क्योंकि इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका तो आने वाले 1 साल तक इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी उसने सैनिक जहाज जो वहाँ खड़े किए हुए हैं वो बहुत बड़े खर्चा करके किया माथुर हुआ है। साहब, अफोर्ड तो से वहाँ वो मेरे लंबे मेरा समय मतलब तक एक ये भी है कि क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है ना कि अमेरिका आगे आए बिल्कुल और बिल्कुल। होर्मुज को खुलवाए। इसमें कैसा है कि जो ईरान के सामने इस समय जो तेल निकल रहा है ईरान का, उसको तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। कारण कैसा है कि जो तेल इतना निकल रहा है उसको रखने की उसके पास जगह नहीं है, जो ऑलरेडी इनके टैंकर से भर चुके हैं। और जो पुराने जो इनके जहाज जिन्होंने डिसमेंटल कर दिए थे, ये साइड कर दिए थे, उन जहाजों के अंदर तेल भरना शुरू किया है इन्होंने। अब थोड़े दिन बाद वो जहाज भी भर जाएंगे, तो ऐसे में इसके बाद इनके सामने समस्या हो जाएगी कि जो तेल निकल रहा है इतना ज्यादा, इसको कहाँ बेचें। खरीद तो बेच तो सकते नहीं है कि एक तरफ अमेरिका ने बैन लगा रखा है। तो अमेरिका की जो ताकत है वो एक तरीके से दबाव दबाव वाली जो राजनीति है उसमें ईरान को पूरी तरह दबोचा हुआ है उसने। तो आर्थिक रूप से ईरान की हालत खराब कर रहा है। दूसरा जो न्यूक्लियर संवर्धन की जो बातचीत है इसमें जैसा कि आपने पहले बताया था कि ईरान जो है उसके जो न्यूक्लियर संवर्धन जो संवर्धित यूरेनियम है उसको किसी दूसरे देश को देना चाहता है। इसमें एक होशियारी कैसी है कि एनपीटी जो है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ईरान ने की रख कर रखी, कि उसमें एक सिग्नेटरी ही हटा देगा अपना सिग्नेचर वहां से। और जब एक बार एनपीटी से हट जाएगा तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है ये। तो इसमें ये इसका एक है, इसलिए अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जो अमेरिका ने ऑलरेडी इनका जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ऑलरेडी जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी इन्होंने लगाया था अमेरिका ने, तो एक 5 वॉट का 5 वॉट का इन्होंने एक 5 मेगावाट का एक इन्होंने वहां पर न्यूक्लियर प्लांट लगाया हुआ था, उससे एनर्जी पैदा हो रही थी। और उसी के लिए जो न्यूक्लियर संवर्धन था वहां से शुरू हुआ था। अब उसके बाद बाकी धीरे धीरे लोग बढ़ाते चले गए। अब इनके सामने ये है कि ये चाहते ये है कि किसी तरह दबाव की स्थिति बनी रहे। ऐसा है कि अमेरिका थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, तो थोड़ा लालची भी है लोग, जिनको लगता है तेल है तो तेल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपन, जिनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। जबकि इसराइल के साथ ऐसा नहीं, वो फोकस कंट्री है, वो टारगेट लेकर ये सारा मैटर पूरा इसराइल के हाथ में होता, अभी तक काम खत्म कर चुका होता। पर ये गड़बड़ ऐसी हो रही है कि यहाँ पे इन लोगों को अमेरिका के लालची बनने के कारण ये सब डाइवर्शन आ रहा है। और सारी दुनिया के सामने भी समस्या इसीलिए खड़ी हो रही है कि एक लोग कल को आर्थिक स्थिति से जूझेंगे, तेल नहीं रहेगा दुनिया के अंदर, तेल की समस्या खड़ी होगी। 20% तो हार्मोज में रोक के रखा हुआ उन्होंने तेल। तो आने वाली दिनों के अंदर जो हालात बनेंगे वो आर्थिक स्थिति दुनिया की खराब होगी, ये बात सही है। अभी आज 150 के आसपास तेल के रेट पहुंच गए हैं और थोड़े दिन बाद ये रेट बढ़ेंगे तो 250 तक जा सकते हैं, शायद 200 तक ना जाने दें, ये भी कोशिश है। और ईरान को जिस दिन खोल दिया गया तेल, कुएं खोल दी गए, तो दुनिया के अंदर एकदम इसके डॉलर के रेट गिर जाएंगे। जो 150 है 125 तक आ सकता है, ये और 100 तक भी आ सकता है, क्योंकि उनके पास तेल बहुत ज्यादा है, वो दुनिया के अंदर तेल सस्ते में बेचेंगे। तो ऐसे में स्थिति पूरी बदल जाएगी। तो इससे सोचना चाहिए अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को देखकर। और दूसरा कैसा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये भी इसमें कोई अपना ब्लूप्रिंट लेके नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। परेशान वो भी हैं, पर कोई स्ट्रिक्ट ब्लूप्रिंट लेके नहीं आ रहे कि हमारा ये रास्ता है, इसको पकड़ के हम आगे चलेंगे। और ये हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया भी कोई बहुत पावरफुल स्टेप लेके नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारत का नाम जो आ रहा है सामने बार बार, भारत की स्थिति इसमें बहुत अच्छी है। अब ये संधि वार्ता जो शांति वार्ता होगी, उसको भारत अच्छी तरीके से करा सकता है। और अमेरिका भी इसमें तैयार है, अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के सब सपोर्ट में है और रशिया के भी सपोर्ट में है। तो हम रशिया से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं और गल्फ कंट्री से भी हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे में भारत को आगे बढ़ाना चाहिए। ब्रिक्स देशों की जो हमारे यूनियन संगठन है उसके लिए भी काफी सारे लोग सहयोग दे रहे हैं हमारे को, और हो सकता है थोड़े दिन भारत को अच्छा प्रस्ताव लाए जिस प्रकार आगे काम हो। जी मनोज जी, लेकिन आप जैसे कि जिक्र किया माथुर साहब ने कि तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। अगर तेल के कुएं बंद करता है ईरान तो फिर उसको बहाल करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। यही कहा जाता है कि तेल के कुएं आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सही बात है, बहुत ही मुश्किल होता है और ये चीज़ जो है अमेरिका को ज़रूर समझना चाहिए, नहीं तो फिर हाहाकार की स्थिति स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो सकता है। लेकिन अब जब अमेरिका समझ जाए तब से ही एक रोशनी दिखाई दे सकता है। जिस तरह से जो 14 पॉइंट्स प्रपोजल जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखा था, अभी स्टेटमेंट ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और इस 14 पॉइंट जो प्रपोजल भेजा गया था उसमें ईरान के साइड से यही कहा गया था कि अस्थायी रूप से जो है स्ट्रेट हॉर्मुज को खोला जाए और वार्ता
उसको शुरू किया जाए, और यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में भी बाद में वार्ता करेंगे। पहले जो है जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाए। हालाँकि राइट। अमेरिका का 1 पॉइंट ही डिमांड है कि पहले जो है न्यूक्लियर बम को आप नहीं बनाएँगे, पहले इस शर्त पे आप आगे आइए, और एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को ही दे देंगे। ये भी ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह का दबाव बनाना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि फिर से रशिया के पास तो एनरिच्ड यूरेनियम चला जाए, ताकि जो भी प्रीवियस वार्ता जो हुआ था या डील जो हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच वो सेम रहे। तो कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है ईरान से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉक के दौरान या डील के दौरान जो है अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हो, या एटलीस्ट अपने ऑडियंस को, अपने वोटर्स को ये बता सके कि इस युद्ध में जो है वो अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वहीं ज्योग्राफिकल कंडीशन जिस तरह से ईरान का है, वो अलाउ नहीं करता है कि अमेरिका ज़्यादा दिन तक इस तरह का डोमिनेट कर पाएगा। और अगर जैसा कि CIA और अदर एजेंसीज़ का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें 3 से 4 महीने की बात कही जा रही है, जी। और लगभग 70% मिसाइल और अदर ड्रोन, अदर इक्विपमेंट्स जो है बताया जा रहा है कि ईरान के पास है ही। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का मैसेज आने से अमेरिका को रीथिंक करना चाहिए कि किस तरह से जो है वो एक फाइनल डील की ओर पास होता है, और कि मनोज जी, वर्ल्ड इस पे में एक धमकी भी ईरान की तरफ से आ गई, जरा वो बताते चले। ईरान के अमेरिका को विध्वंसक धमकी जो है वो सामने आई है। जंग के लिए ईरानी फौज तैयार है, IRGC की तरफ से दोहराया गया है। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट ब्लॉक कर लिए गए हैं और आदेश मिलते ही सर्वनाश होगा, ये IRGC की तरफ से कहा गया है। ईरान के अमेरिका को विध्वंसक धमकी, जंग के लिए ईरानी फौज तैयार है, यानी कि अगर बात नहीं तो जंग ही सही। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट ब्लॉक और आदेश मिलते ही सर्वनाश होगा, यह IRGC की तरफ से कहा गया है। विकास जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे IRGC और US में कहीं पे बात जो है बनती नजर नहीं आ रही। दोनों अपनी जगह अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पे लगातार नाकाबंदी जो है US ने कर रही थी, वहां पर देखा जाए तो शैडो फ्लीट के जरिए और फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी ईरान अपना तेल थोड़ा बहुत जो है लगातार बेच रहा है, चाइना को बेच रहा है, चाइना का तेल पहुंच भी रहा है। तो ऐसे में अभी जिस तरह से हालात हैं, मुश्किलें सबके लिए हैं, लेकिन ईरान आहिस्ता आहिस्ता करके जो है थोड़ा बहुत तेल निकाल रहा है, तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा बहुत आ रहा है। ईरान ने ये साफ साफ पहले क्लियर किया है कि उनके पास अभी भी बहुत मिसाइल हैं, अभी भी उनके पास बहुत सामान है, और ईरान ने साफ बोल दिया है कि अगर अब युद्ध दोबारा शुरू होता है तो हमारे पास बहुत से सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, जिसको देखकर कहीं ना कहीं US जो है सरप्राइज जरूर होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या उसने वाकई ही ये जो पूरा जो ये टाइम था, इस टाइम के दौरान क्या उसने अपने जो जितने भी मिसाइल्स हैं या जितने भी उसके यूनिट्स हैं उनको क्या बढ़ाया है, वॉर फ्लीट्स को बढ़ाया है, क्योंकि ये मौका था दोनों देशों के पास अपने आप को एक बार फिर से रीग्रुप करने का, और लग रहा है कि ईरान ने भी इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया। हालांकि देखा जाए तो युद्ध अभी जब पीस टॉक्स अभी चल रही थी और युद्ध चल भी रहा था उसका समय पर, उस समय भी जो ईरान ने साफ साफ कहा था कि उनके पास 15,000 के आसपास मिसाइल हैं, 45,000 के आसपास ड्रोन अभी भी पड़े हैं। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि दोनों देश फिलहाल शांति वार्ता के लिए तो नहीं, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही देखा जाए तो खतरे की घंटी है आने वाले समय के लिए। जी, यूके देवनाथ जी, अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे? एक तरफ ईरान के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि रिपोर्ट आई है कि ईरान 3-4 महीने और अफोर्ड कर सकता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है मिसाइल्स का, और थोड़ा बहुत तेल वो अपना सेल भी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो रुख है उसे लग नहीं रहा कि वो बातचीत के लिए पूरे तरीके से राजी है, बहुत ढीला रवैया नजर आ रहा है, और अमेरिका बखूबी जानता है कि वो कंडीशंस जो रख रहा है वो ईरान के लिए फिजिबल नहीं है। सो ऐसे में अगर दोनों ही देश ये युद्ध या फिर कहे कि जो स्थिति अफोर्ड कर पा रहे हैं, सो ऐसे में बाकी मुल्कों को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट के साथ, ताकि स्थिति जो है वो बहाल हो पाए। नहीं तो ये तो जस की तस बनी रहेगी, यहाँ तो कोई टस से मस होने को राजी नहीं है। मोनिका जी, इस पूरे मामले में ये देखना पड़ेगा कि चाबी किसके हाथ में? चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो अभी 5 मिनट में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, और दुनिया भर में ईरान ने बार बार ये ऐलान किया हुआ है, दुनिया के सारे देशों को ईरान ने इन्फॉर्म भी किया हुआ है कि जैसे ही अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। दिक्कत ये आ रही है कि अभी अमेरिका के ऊपर
अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बन रहा। राइट। आप अमेरिका के मित्र देशों को देखिए, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, एक भी देश जो है वो ऐसा बयान नहीं दे रहा है कि अमेरिका हार्मोज को खोल दे। एक भी देश ऐसा नहीं है जो कि गाहे बगाहे गलती से भी एक इनडायरेक्टली ऐसा कह दे कि ये युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका ने की, इस युद्ध की शुरुआत तो इजराइल ने की। एक भी देश आपको नहीं मिलेगा दुनिया में, अगर आप रूस को और चीन को छोड़ दें। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि 27 फरवरी के पहले सब कुछ ठीक ठाक था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। एब्सोल्युटली। कच्चा तेल ईरान से दुनिया के सारे देशों को जा रहा था। दुनिया के सारे देशों में 27 फरवरी के पहले शांति थी। कच्चा तेल $65 में बिक रहा था। तो क्या हो गया, किसने क्या गड़बड़ी की? शायद दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने बमबारी शुरू कर दी ईरान के ऊपर और ईरान के आयतुल्लाह खमेनी और टॉप लीडरशिप को मार डाला। इस तरह के बयान डिप्लोमेटिक चैनल में दुनिया का एक भी देश नहीं दे रहा। एक भी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा आहत हुए हैं इस युद्ध में, क्योंकि उनको युद्ध की भी विभीषिका झेलनी पड़ रही है। गल्फ कंट्रीज का कच्चा तेल का एक्सपोर्ट भी खत्म हो गया है, उनका टूरिज्म खत्म हो गया है, लेकिन एक भी गल्फ कंट्री की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में कि वो अमेरिका के खिलाफ या चलो इनडायरेक्टली बोल दे। तो देवता जी, इतनी बैठकें जो हुई हैं तमाम देशों की, इतने राय मशवरे हुए हैं, ये सब क्या इनका कोई फायदा नहीं समझे? ये समझे कि कोई अमेरिका को डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता, कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता? मोनिका जी, दुनिया के सारे देश इस वक्त अमेरिका से डरे हुए हैं। अफ्रीका के देश, एशिया के देश, लैटिन अमेरिका के देश, सबको मालूम है कि वह अमेरिका के शरण में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ लगा देंगे। गल्फ कंट्रीज में तो आप और भी स्थिति बहुत अद्भुत है। गल्फ कंट्रीज में एकमात्र देश, अगर हम ईरान को छोड़ दें, जहां की सरकार अपने बलबूते पर चल रही है, बाकी जितने गल्फ कंट्रीज हैं, आप किसी भी गल्फ कंट्री का नाम ले लीजिए, मिस्र से वहां आप मिस्र तक चले जाइए, जॉर्डन तक चले जाइए, सऊदी, ओमान, इराक, सीरिया, इन सब देशों को भी मिला लीजिए। इन सब देशों में सत्ता में कौन है? वहां पे डायनेस्टीज रूल कर रही हैं, वहां पर कोई वोटिंग नहीं होती है। किंग है, उसका बेटा ही किंग बनेगा। शुरुआती दौर में सुल्तान बनता है, सुल्तान है, उसी का बेटा ही वहां पे शासन करेगा। शाह है, अमीर है, उसका बेटा या उसका भतीजा ही वहां पर शासन करेगा। ये सारे देश अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी, यानी अपने को, जो वहां राजशाही के जो खानदान हैं, वो अपने को वहां पर वर्चस्व में रखने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर है। ये जो अमेरिकन बेसेस बने हुए हैं 60, 70, 80 के दशक में, अगर कोई ये सोचता है कि अमेरिका ने, इन देशों ने अमेरिकन बेसेस को वहां बनाया है, बनाने की इच्छा, परमिशन दी है ईरान के खिलाफ, तो असल में रीजन ये है कि इन सब देशों में जो अमेरिकन बेस है, वो वहां जो राजशाही है, जो रूलिंग इलीट है, परिवार है, उसको बचाने के लिए अमेरिका ने इन बेसिस को वहां पे रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ईरान एकमात्र देश ऐसा है जहां पर आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम पेजेश्किन का केस याद कर सकते हैं, जहां पर ईरान में पेजेश्किन तो आयतुल्लाह खामेनी के कैंडिडेट भी नहीं थे, विरोधी पक्ष के कैंडिडेट थे। तो आयतुल्लाह खामेनी का कैंडिडेट तो कोई दूसरा था प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो तो हार गया है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अगर आप ईरान को छोड़ दें, कहां पर है डेमोक्रेसी? सब अमेरिका, सीरिया में देखिए, वहां अल-शरा जुलानी बैठे हुए हैं, वो तो खुद ही आतंकवादी थे। अमेरिका ने 10 साल पहले उनके ऊपर $1 बिलियन का, $1 मिलियन का प्राइज दिया हुआ था कि वो अल-कायदा से बिलोंग करते हैं, आईसिस से बिलोंग करते हैं। और आज वही अल-शरा जुलानी अमेरिका की मदद से, अमेरिका बहुत दुनिया का बड़ा अपने को डेमोक्रेटिक चैंपियन मानता है, वो सीरिया में बैठा हुआ है। तो इन सब देशों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं करना है। बिल्कुल। और अब तो सर ये भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका के शरण, बल्कि अब तो ये भी डर है ना कि पता नहीं अमेरिका कौन सा नैरेटिव सेट करके आपके देश में घुस जाएंगे
और उसके बाद आपके जो प्रमुख है उन्हें उठा लेंगे, और उसी की तैयारी शायद किम जोंग उन का भी जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसी की तैयारी कहीं ना कहीं किम जोंग उन ने, क्योंकि उन्होंने तो खैर शरण नहीं ली है, लेकिन उनको डर है कि कहीं अमेरिका ये हरकत ना कर दे जो वेनेजुएला में हो चुकी है, जो ईरान के साथ हो रहा है। मनोज जी। हाँ भाई, इस तरह का डर जो है जरूर बहुत से कंट्रीज में आ गया है। जिस तरह से वो विदाउट जो कोई इंडिकेशन नहीं था, जिस तरह से वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा था, और एकाएक इस तरह की घटना से स्वाभाविक है कि जितने भी कंट्रीज हैं जो जहाँ पे एटलीस्ट डिक्टेटरशिप है, वो कंट्री तो स्वाभाविक है कि वो जरूर डरेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज अगर चाहे तो एक यूनिटी करे और अमेरिका को सीधा बोल दे कि आपका जो भी एयरबेस है हम नहीं देंगे, तो युद्ध जो है वो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी यूनाइटेड नहीं है, इसका राइट। भी फायदा अमेरिका उठा रहा है कि क्योंकि वो आपस में ही वो जिस तरह से उन लोगों ने बताई है कि वहाँ पे जो है वो किंग्स रूल होता है, तो इसलिए यूनिटी अमेरिका चाहता भी नहीं है कि उस कंट्री में यूनिटी हो, जिसके कारण जो अपना वो बेस है वो वहाँ पर कंटिन्यू रहे, और ताकि एशियन कंट्रीज पे उसका मॉनिटर कंटिन्यू रहे। जी। तो अमेरिका का ये रहा है कि फूट डालो और शासन करो की नीति भी जो है वो कंटिन्यू रखना चाह रहा है। वो किसी न किसी रूप में जो है वो शांति वर्ल्ड में जो है नहीं बनाए रखना चाहेगा, डिस्टरबेंस रहेगा, तो अमेरिका इससे फायदा होगा। बिल्कुल, और अमेरिका अमेरिका इससे फायदा उठा रहा है। मनोज जी, एक अपडेट जरा बता दें, आपके पास लौट रहे हैं, ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की खबर आ रही है। इजराइल ने बाकायदा सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए हैं और इराक में सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए गए हैं। ये वॉशिंगटन में का रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी बता रही है। इजराइल ने बनाए सीक्रेट मिलिट्री बेस और कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है ईरान पर दबाव बनाने की। इराक में ये सीक्रेट मिलिट्री बेस जो है वो तैयार किए गए हैं। वॉशिंगटन जनरल की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। माथुर साहब, अब यहाँ पर भले अमेरिका बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो, लेकिन अगर हम देखें तो इजराइल चुप नहीं है। इजराइल लगातार अग्रेसिवली अपना काम कर रहा है, और उसी कड़ी में ये जो खुलासा हुआ है उसका जिक्र। जी, ऐसा है कि इसराइल के ही सामने गल्फ कंट्रीज के साथ लगा हुआ है। और गल्फ कंट्रीज जो भी हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो नहीं चाहती कि इसराइल अपना अस्तित्व हो रहा है, तो अपना अस्तित्व की लड़ाई, सबसे पहली पॉइंट ये है। तो अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए वो संघर्ष तो करेगा ही, और ये खाली उसको रहने नहीं देते, उसको किसी तरह खत्म कर देना चाहते, माथुर कुचल साहब, देना आपकी आवाज चाहते, में कुछ कुचलने की। दिक्कत आ रही है तकनीकी रूप से। मनोज जी, ये सवाल मेरा आपसे, ये जो तैयारियों का जिक्र हम कर रहे हैं, इजराइल लगातार अग्रेसिव नजर आ रहा है। देवनाथ जी ने भी कहा कि इजराइल की मजबूरी भी है, बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी भी है, नहीं तो फिर उन्हें जो अपने देश में जो उन पर चल रहे हैं केस, उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने आप को एकदम सैनिक के तौर पर दिखाएं और ये दिखाएं कि हम किस तरीके से देश की इंटीग्रिटी के लिए लड़ रहे हैं। और ये जी, ऐसा लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर कंटिन्यू है। जब से हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध शुरू हुआ है, कभी अमेरिका की साइड से वो आ जाता है कि बस अब अटैक होने ही वाला है, अटैक करने ही वाला है, या कुछ ऐसा सीक्रेट जगह बना लिया गया है ताकि फिर से जो है ईरान पे जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो दोनों साइड से, ईरान के साइड से और अमेरिका के साइड से ही इस तरह का इंफॉर्मेशन आते रहता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, इसमें अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और अमेरिका ने इस तरह से सिस्टम को बनाया कि वो कंटिन्यू जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है वो शासन कर सके। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यूरोपियन नेशंस भी जो है अमेरिका से फ़ायदा उठाता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं और किसी न किसी रूप में जो है अमेरिका से फ़ायदा उठाता है। तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि ओवरऑल जो है अमेरिका ही रूल करेगा, और अमेरिका से अगर कोई भी कंट्री नाखुश होता है तो किसी न किसी रूप में हम लोग देख ही रहे हैं कि टैरिफ लगा देना, चाहे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना। जी। और जो भी कंट्रीज अमेरिका से किसी न किसी रूप में फ़ायदा होता है वो साइलेंट रहता है, वो कोई रिएक्शन अमेरिका के खिलाफ नहीं करता है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अगर डिफरेंट दौर होगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का ये टेन्योर सेकेंड टेन्योर रहा है और अभी भी 3 साल लगभग और वो कंटिन्यू रहेगा, तो हो सकता है कि अमेरिका में भी कुछ ऐसा रूल बने कि इस तरह का पावर प्रेसिडेंट को ना हो, या वर्ल्ड ऑर्डर में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिल करके
इस तरह का ग्रुप बनाए जो इस तरह के चैलेंजेस जो कभी भी किसी भी कंट्री पे संकट आ जाए, थ्रेट आ जाए, उसी का तो तो कोई इंतजार है मनोज जी, वो कब ये देश जो है इस बात को समझेंगे कि उनमें एकजुटता होनी चाहिए। नहीं तो ये अमेरिका तो कहीं भी अतीत में भी करता रहा है और आगे भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। बस ये है कि अगला नंबर किसका। देवनाथ जी, ये जो तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं बड़े ऑपरेशन की और ये सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने की बात करें, ऐसा लग रहा है कि भले अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल ना हो ईरान के साथ, लेकिन इजराइल को कोई इसमें गुरेज नहीं है और उसी की तैयारियां जो है इजराइल की तरफ से अलग अलग लेवल पर की जा रही हैं। हाँ मोनिका जी, इजराइल ने इराक के अंदर इन बेसिस को इनकी पहली रिपोर्ट आज से समझिए 6 महीने पहले आनी शुरू हो गई थी। इजराइल को मालूम है कि उसे दो चीजें करना है। इजराइल तो 1800 किलोमीटर दूर है ईरान से, तो वहां से वो ईरान की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को मॉनिटर नहीं कर सकता है। तो इजराइल ने इराक में अपने जो एलिंट है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम है, उसको डेवलप कर लिया है और वहां पे बड़े बड़े लिसनिंग पोर्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर होते हैं, जो कि ईरान के अंदर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ईरान का जो रेडार नेटवर्क है, उसको ट्रैक करते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसके लिए उन्होंने इराक में अपने पोस्ट बनाए हैं। दूसरी चीज है कि जब युद्ध के दौरान जब ईरान से मिसाइल दागे जाते हैं इजराइल की तरफ, तो इजराइल में जो रेडार हैं वो तो ईरानी मिसाइल्स को तभी पकड़ सकते हैं ना जब वो टर्मिनल फेस में है। यानी ईरानी मिसाइल जो है पहले अंतरिक्ष की तरफ जाता है, फिर अंतरिक्ष से नीचे छलांग मार के इजराइल की तरफ गिरना शुरू करता है। तो इजराइल में जो रेडार्स हैं वो ईरानी मिसाइल को तभी पकड़ सकते हैं जब वो टर्मिनल फेस में है, यानी बस नीचे गिर के अब फटने वाले हैं टारगेट पर, चाहे वो तेल अवीव हो या कोई भी जगह हो। तो इसलिए अब इजराइल ने अपने फॉरवर्ड बेसिस बना लिए हैं, रेडार स्टेशन बना लिए हैं इराक में। तो वो इराक ईरान बॉर्डर के पास हैं और उनके जो रेडार है, इजरायली रेडार स्टेशन हैं, वो लगातार ईरान के आसमान की छानबीन करते रहते हैं, ताकि अगर ईरान ने कोई मिसाइल इजराइल की तरफ दागी तो उनको एडवांस में वार्निंग मिल जाती है। तो इससे इजराइल को करीबन समझिए 9 मिनट या वो करीबन 11 मिनट की एडवांस वार्निंग मिल जाती है, ताकि वो अपने आयरन डोम को या अभी आयरन बीम सिस्टम को तुरंत अलर्ट मोड पर ले आए इनकमिंग ईरानी मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए। इसके अलावा मोसाद बहुत एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है ईरान के अंदर। तो मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो ग्राउंड से जब ऑपरेट करते हैं तो या तो तुर्की की तरफ से आते हैं, कुर्दिस्तान में उनके बहुत सपोर्ट बेस है मोसाद के जो एजेंट्स हैं, और इराक और ईरान की जो बॉर्डर है 900 किलोमीटर लंबी है, तो वहां से भी मोसाद के एजेंट्स ऑपरेट करते रहते हैं। मोसाद ने क्या किया है, काफी बड़ी तादाद में ईरानी डिससेटिस्फाइड ईरानी, अनहैप्पी ईरानी जो इराक में रहते हैं, शिया हैं, लेकिन वो खमेनी सरकार से को समर्थन नहीं करते। इराक में बड़ी तादाद में शिया हैं, खासतौर से दक्षिण इराक में। तो इनको पाल लिया है मोसाद ने और इनको इन्फिल्ट्रेट करता रहता है मोसाद इराक से ईरान के अंदर। जी बिल्कुल विकास, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की भी आपको क्या, आपके हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? बैक चैनल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल तो रही है, लेकिन ये बातचीत चूंकि अगर हम देखें सकारात्मक तौर पर कोई साकार रूप नहीं ले रही है, ऐसे में क्या इजराइल कोई कदम उठाएगा सैन्य तौर पर ईरान पर दबाव बनाने के लिए? देखिए, इजराइल ने लगातार दबाव तो बनाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार हिजबुल्ला पे हमले कर रहा है वो साफ साफ देखा जाए तो ईरान की प्रॉक्सी, और ऐसे में वो ईरान को ही चोट पहुंचा रहा है। और जिस तरह से नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा वो अपने अपने हमले जारी रखेंगे। एक दबाव की रणनीति जो है वो इजराइल द्वारा बनाई जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं ईरान जो है किसी शांति समझौते पे आकर बैठे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमजोर कड़ी जो है वो है पाकिस्तान, जिसको मीडिएटर बनाया गया है। कहीं ना कहीं किसी बड़े देश को मीडिएटर बनाना पड़ेगा, जिसकी एक अपना बढ़िया सा थिंक टैंक हो, जो सिर्फ एक तरफ का ना सोचे, सिर्फ अमेरिका के हित ना सोचे, जो दोनों के हितों को मिलाकर पूरी दुनिया का सोचे,
उसका आना सामने जरूरी है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये शांति समझौता होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इजराइल का अपना दबाव बनाया जा रहा है, गल्फ कंट्रीज में अलग से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे गेस्ट ने बात की कि वर्ल्ड में कहीं पे भी इस तरह का प्रेशर नहीं बनाया जा रहा कि हॉर्मुज को खोला जाए या पूरी दुनिया और में जब जो है तक एक वो आर्थिक यूनिटी तंगी आ नहीं चुकी है, दिखेगी, जब तक शायद कि ऐसी स्थितियां जो है वो साफ नहीं होगी। वक्त फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।